चलिए गुड मॉर्निंग। और आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, है ना, जल्द से जल्द जुड़ जाइए आप। तो इसलिए जो है सो आप लोग देर किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग भी देखते होंगे। पहला क्वेश्चन जो लगा हुआ है स्क्रीन पर, बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप कौन सी वस्तुएं पाई गई है। सबसे पहले जो है हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है हड़प्पा है ना, हड़प्पा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है ना। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। और इसका सर्वमान्य तिथि जो था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था, है ना। और इसकी खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में किया था। और ये रावी नदी के तट पर किनारे है। तो समझ गए होंगे ये क्या है ना। और जो है हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ये त्रिभुजाकार था। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको सारा चीज लिखा चुके थे, है ना। सेट नंबर 15 में जो आप देख सकते हैं वीडियो जाके, वहां पे सारा हम इस पर डिटेल चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर हम बोल देते हैं इसके बारे में। इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी और 1921 में किया था। और ये जो थे रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके आकार थे त्रिभुजाकार। क्या थे? त्रिभुजाकार थे। तो हम लोग चलेंगे। उसके बाद जो थे इसमें बोल रहा है कि हड़प्पा की कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप कौन सी वस्तुएं पाई गई थी। तो वहां पर जो पाई गई थी शंख के 3 छल्ले ये भी पाए गए थे। आपका जैस्पर यानी मनके बनाने के कारखाने ये भी पाए गए थे। सूक्ष्म मनके ये भी पाए गए थे। मतलब आपका क्या तीनों पाया गया था। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर आपका चला जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर चला जाएगा, है ना। ठीक है, आप लोग भी देते चलिए जवाब इसको। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सहायक संधि। सहायक संधि की जो शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेजली ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड वेलेजली, है ना। लॉर्ड वेलेजली ने किया था 1792 में किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने किया था और 1798 में किया था। 1798 में इसकी एक व्यवस्था अंग्रेजों के साथ यही संधि करने वालों को कुछ शर्तों माननी पड़ी थी, है ना। कुछ शर्तें माननी पड़ी थी। अब ये बताइएगा ये क्या शर्तें मानना पड़ी थी इसको, जो कि ये हुआ था। तो अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आतंकी चुनौतियों की रक्षा करे, बिल्कुल सही है। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक का टुकड़ा तैनाती करे, बिल्कुल सही है। सहयोग पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सके। इसका मतलब है कि उपयुक्त में से क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी। सबसे पहले जो है गांधी जी जो है ध्यान दीजिएगा, गांधी जी है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। राजनीतिक गुरु गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके गुरु जो थे एमजी राणा डे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी राणा डे थे। मतलब महाविंद गोविंद राणा डे, है ना। महादेव गोविंद राणा डे, है ना। महादेव गोविंद राणा डे था। महादेव गोविंद राणा डे था, है ना। महादेव गोविंद राणा डे, है ना। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी राणा डे, है ना। और ये जो थे गांधी जी ने जो है 9 अगस्त 1942 को नारा दिया था
1942 को नारा दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन दिया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, है ना, करो या मरो का नारा दिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकृति जो मिल गया था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को इसको क्या मिल गया था, स्वीकृति मिल गया था। इसी में गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, यानी करो या मरो का नारा दिया था। एकदम बिल्कुल सही है। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी गई, जिससे कि वे इस भूमि पर इसके लोगों को जान सके। ये जो थे आपका गोपाल कृष्ण क्या थे, गोखले थे, है ना। गांधी जी को जो निमंत्रण दिया गया था चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, भारत में राजकुमार शुक्ला ने दिया था, उसको आदेश दिया था। और राजकुमार शुक्ला चंपारण सत्याग्रह करवाया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी जो है आपका 1917 में प्रथम भारत में चंपारण सत्याग्रह आपका पश्चिम चंपारण में किए थे। और राजकुमार शुक्ला ने ही निमंत्रण दिया था। और राजकुमार शुक्ला के देहांत होने के कारण जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है उसको 300 रुपया जो है काम क्रिया के लिए उसको भेजा गया था। और ये चंपारण का अकेला मर्द था। राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण का अकेला मर्द थे, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इब्न बतूता। सबसे पहले जो है इब्न बतूता, ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को यात्री थे। इब्न बतूता मोरक्को यात्री थे। इन्होंने 1333 में रेहला नामक पुस्तक लिखा था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर आया था, यानी भारत आया था, है ना। तो सबसे पहले इब्न बतूता के बारे में पूछा जाए, ये मोरक्को यात्री थे। इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था और 1333 में लिखा था। और ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इन्होंने, है ना। तो आप जान चुके होंगे इसके बारे में। तो ये तो आपका दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो जानते होंगे, है ना। तो इसमें जो इब्न बतूता जो आया था 1333, है ना, ईस्वी में आया था। ये कहाँ आया था 1333 में? ये जो आया था दिल्ली पर आया था, दिल्ली यानी भारत में आया था। कहाँ पे? भारत में आया था। और ये जो है मोरक्को यात्री थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और रेहला नामक पुस्तक लिखा था, ये तो याद आ गया। रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक पुस्तक, है ना, रेहला नामक पुस्तक ये एमबीटी के शासनकाल में आया था। और ये थे मोरक्को यात्री थे, मोरक्को यात्री थे, ठीक है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितना दिन लगा था इसको? दिल्ली की यात्रा जो करने में जो लगा था, ये आपको 2 माह लगा था। इसको जो है 2 माह लगा था, है ना। दिल्ली जो पहुंचा था ये जो है, उसके बाद जो 2 माह लगा था, मतलब 60 दिन लगा था इसको। कितना लगा था? 60 दिन लगा था इसको। 2 माह मतलब 60 दिन लगा था इसको। अब ऑप्शन अकॉर्डिंग आपका 50 दिन है, तो आप ऑप्शन अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसको, है ना। ऑप्शन अकॉर्डिंग में जो है आप इसको ले सकते हैं 50 दिन तक। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए नंबर चला जाएगा, है ना, ए नंबर चला जाएगा आपका ऑप्शन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था, ये मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में विभाजित किया गया था? इसको बताइएगा आप लोग। मौर्य साम्राज्य, आप लोग इसका आंसर बताइए, है ना, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका जो आंसर है बताइए आप लोग। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में विभाजित किया गया था? इसका आप लोग आंसर जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग, है ना। ये जो आपका है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो है कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में विभाजित था? इसका जवाब आप ही लोग से हम सुनते हैं। इसका जवाब जो है बताइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जो जवाब है इसको बताइए आप लोग। कितने आदमी इसको जवाब दे सकते हैं, है ना, कितने आदमी जवाब दे सकते हैं इसका? ये जो था 5 प्रांतों में विभाजित था, है ना। कितना में? 5 प्रांतों में विभाजित था। कितने में थे? 5 प्रांतों में विभाजित था। ये जो थे तक्षशिला, है ना, तक्षशिला, उज्जैनी, है ना,
तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णागिरी, स्वर्णागिरी, तोसली, है ना, तोसली, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, है ना, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णागिरी, तोसली और पाटलिपुरा, है ना। ये आपका जो था, ये जो थे 5 प्रांतों में विभक्त था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा ये जो थे फांसी जो है कब और कहाँ दिया गया था। इसको जो है फांसी जो दिया गया था मदन लाल ढींगरा, ये 1909 ईस्वी में दिया गया था। ये जो दिया गया था लंदन में दिया गया था। ये 1909 ईस्वी में कहाँ दिया गया था? लंदन में दिया गया था। और विलियम कर्जन वाइली को जो है मार कर जो है हत्या कर दिया था, है ना। विलियम कर्जन वाइली को मारकर क्या किया था? हत्या किया था, हत्या किया था। ये आपका आंसर 1 नंबर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट टोमे युद्ध के नाम से जाना जाता है? सेंट योबे युद्ध के, है ना। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 हुआ था, है ना। उसके दूसरा जो हुआ था 49 से 54 हुआ था, 49 से 54 होता। तीसरा जो हुआ था 56 से 1756 से 63 हुआ था, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54, है ना। और तीसरा क्या हुआ 56 से 63 हो गया था। तो इस सेंट टोमे का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। सेंट टोमे इसी को कहा जाता है। सेंट टोमे जो है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध को ही कहा जाता है ना इसका। और ये जो तीसरा जो युद्ध हुआ था तृतीय, ये जो हुआ था इसको सप्तवर्षीय युद्ध के समय, सप्तवर्षीय युद्ध के समय हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध के समय हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध के समय हुआ था। और ये जो है 7 वर्षों तक चला था, 7 वर्षों तक चला, है ना, चला था। और ये इंग्लैंड एवं फ्रांस, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच चला था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच चला था, है ना, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे पहले जो है मोहनजोदड़ो जो है इसके उत्खननकर्ता कौन थे, है ना? तो राखल दास बनर्जी, है ना, बनर्जी। ये 1922 में हुआ था। ये सिंधु नदी किनारे है ना, सिंधु नदी किनारे हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और ये सिंधी भाषा में बोला जाता है। कौन भाषा में? सिंधी भाषा में बोला जाता है। मृतकों का टीला सिंधी भाषा में बोला जाता है। मृतकों का टीला सिंधी भाषा में बोला जाता है। मृतकों का टीला कौन भाषा में? सिंधी भाषा में। अरे यहाँ पर जो है स्नानागार जो है, स्नानागार यहीं से प्राप्त हुआ है। स्नानागार जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। बृहत स्नानागार जिसकी लंबाई जो थी 11.08 मीटर थे, चौड़ाई जो थी 7.01 मीटर थे और गहराई 2.43 मीटर थे। जिसका आयताकार, इसका आकार जो है, आकार जो था आयताकार, आकार क्या था? आयताकार था, आकार आयताकार था। इसमें जो है 2 सीढ़ियां होती थी, इसमें 2 सीढ़ियां होती थी। कितना? 2 सीढ़ियां होती थी। और इसका पानी जो है कुएं से निकाल कर दिया जाता है। इसका पानी कहाँ से? कुएं से निकाल कर दिया जाता। पानी जो है कुएं से निकालता था। और वही पूछा कि कितने कुएं थे, कुएं की कुल संख्या पूछ रहा है। कुएं की कुल संख्या लगभग कितने थे, है ना? कुएं की कुल संख्या जो है लगभग कितने थे? तो लगभग 700 थे। कितना कुएं थे? 700 कुएं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में किस उपदेशक को गरीब नवाज कहा जाता है ना? किस उपदेशक को मध्यकाल में गरीब नवाज कहा जाता है
है ना, ये कहा जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो प्रमुख केंद्र है ये आपका अजमेर में है ना, ये अजमेर में है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी अजमेर में आपका है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपका कहाँ है, 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपका अजमेर में है ना, अजमेर में है ना, अजमेर में है। उसके बाद ख्वाजा है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, चिश्ती 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 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, अजमेर में हो जाएगा, है ना, अजमेर में हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो है पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला है ना, पुष्कर मेला जो लगता है ये आपका अजमेर में ही लगता है ना। पुष्कर मेला जो है अजमेर में, एशिया का द्वितीय पशु मेला है ना, एशिया का द्वितीय पशु मेला जो लगता है ये पुष्कर में लगता है। एशिया का द्वितीय पशु मेला कहाँ लगता है, पुष्कर में लगता है ना। और ये पुष्कर जो है यहीं पर भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर, भारत में ब्रह्मा का मंदिर यही पुष्कर में है, पुष्कर में है। अब भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही मंदिर है जहां पुष्कर में है ना, पुष्कर में है। आपका जो है तो आंसर क्या चलेगा, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चला जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस सिख गुरु ने 5 प्रतीकों का वर्णन किए बिना कटे केस, कृपाण, कक्ष, कंधा, लोहे का कड़ा था, ये बताइएगा। अच्छा ये बताइए सिख गुरु थे कितने, तो सिख गुरु जो थे ये 10 गुरु थे। पहला कौन थे, तो गुरु नानक है ना, गुरु नानक थे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, ये जो थे गुरु अंगद जो थे ये दूसरे गुरु थे। ये कौन गुरु थे, दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद है ना, दूसरे गुरु थे। ये अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे, ये 5वें गुरु थे है ना, 5वें गुरु थे। हरगोविंद ये 6वें गुरु थे, यानी 6ठे गुरु थे। ये समझ गए होंगे आप लोग। टोटल 10 गुरु थे है ना। तो गुरु अर्जुन देव दूसरे गुरु थे, अंगद गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, हरगोविंद 6ठे गुरु थे। अब बोल रहा है कि ये सब तो 5 प्रतीक का बिना कटे केस, कृपाण, कक्ष, कंधा, लोहे का कड़ा आदि ये जो किए थे गुरु गोविंद सिंह, ये जो किया था गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था, पाहुल प्रणाली ध्यान दीजिएगा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो किया था गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था गुरु गोविंद ने। अपने आप को सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह है ना, सच्चा पातशाह, सच्चा बादशाह नहीं, पादशाह, सच्चा पादशाह क्या, गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह हो गया। तो आंसर आपका क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, गुरु गोविंद सिंह लिख दीजिएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। अब आ रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें बताइएगा कि मध्यकालीन भारत के बारे में बर्नियर ने लिखा है कि यहाँ के राजा भिखारियों की क्रूर लोगों का राजा था। कौन सा गलत है बताइए आप इसमें। मुगल काल के दौरान शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवाओं से दूषित थे। तीसरा जो है, बर्नियर के अनुसार मुगल कालीन खेत हरे भरे और उपजाऊ थे। उपयुक्त में से बोल रहा है कि यहाँ एक में से अधिक बोल रहा है। कौन सा कथन गलत था, ये देखिए। बर्नियर के अनुसार मुगल कालीन खेत हरे भरे नहीं थे, ये झाड़ीदार थे। ये जो थे झाड़ीदार और दलदली है ना, दलदली थे है ना, झाड़ीदार और
दलदली थे। झाड़ीदार और क्या थे? दलदली थे, है ना, झाड़ीदार और दलदली थे। चलिए उसके बाद जो है ये जो थे आंसर क्या जाएगा आपका 11 के सी नंबर चला जाएगा, है ना, 11 के सी नंबर आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ कि किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा था? कौन सी शताब्दी में जो है इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का जो है ये गठन होने लगा था, है ना, गठन होने लगा था, बताइएगा इसको। इससे 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ये जो हुआ था ये आपका जो हुआ था ये 12वीं शताब्दी में होने लगा था। किस शताब्दी में? तो 12वीं शताब्दी के आसपास जो है सो होने लगा था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के बारे में कौन सा कथन सही है? अभिलेख के बारे में जो है कौन सा कथन सही है ना, कौन सा? तो खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा जिंदगी केवल सुख का उल्लेख अभिलेख मिलता है। प्रायः बड़े बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन नहीं करता था। अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों का विचार व्यक्त करते थे जो उन्हें बनवाते थे, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग क्या है, क्या इसका आंसर होगा, है ना, कौन सा कथन सही नहीं है ना, कौन सा कथन सही नहीं है? खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा जिंदगी में केवल सुख का उल्लेख अभिलेख मिलता था, इसमें नहीं मिलता था। प्रायः अभिलेख बड़े बड़े अवसरों का वर्णन नहीं करता था, इसमें करता था, है ना, करता था, करता था, ठीक है। उसके अभिलेखों हमेशा उन्हीं व्यक्तियों का विचार व्यक्त करते थे जो उन्हें नहीं बनवाते थे, इसमें बनवाते थे, है ना, बनवाते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दार्शनिक कथन का है कि यदि मनुष्य अपने नैतिक संकल्प के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता की जाए तो वह स्वतंत्र हो जाएगा? ये बोला था कौन? ये आपको बोला था कांट, ये कांट ही बोला था, है ना, कांट ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के समय हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, है ना। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी किया था, यह बंगाल तक ही सीमित रहा था, एक से अधिक। बताइए आप, इसका कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, तो सही है जी। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी था, ये भी सही है। यह बंगाल तक ही सीमित ही रहा था, नहीं, ये बंगाल तक नहीं रहा, ये पूरे देश में रहा था, क्षेत्र में, ये बंगाल तक नहीं रहा था, ये पूरा ऑल इंडिया रहा था, है ना, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रहा था, ये ऑल इंडिया रहा था, है ना। तो ये आपका जो ऐसा कथन सही नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। ये जो करती है विंध्य पर्वतमाला, है ना, विंध्य पर्वतमाला, ये जो है विंध्य पर्वतमाला ये करती है, और यहीं का सबसे ऊंची चोटी आपका अमरकंटक हो जाएगा, है ना, अमरकंटक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि दक्कन का पठार, सबसे पहले जो है दक्कन का पठार हम लोग देखना है कि दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना, दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र में है। दक्कन का पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना, दक्कन का पठार कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये दक्कन का महाराष्ट्र में जब हो जाता है तो अधिकांश हिस्से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे महाराष्ट्र में है तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें कपास की खेती होती है ना, इसमें कपास की खेती होती है, कपास की खेती होती है, कपास की खेती होती है ना। लाल मिट्टी ये कमजोर मिट्टी होता है, कमजोर मिट्टी होता है, इसमें खेती नहीं होती है। खेती जो है बहुत कम फसल होता है, खेती बहुत कम फसल होता है, कम फसल होता है, पानी ज़्यादा सोखता है। लाल मिट्टी जो है पानी बहुत सोखता है ना, बहुत सोखता है, सोखता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे शक्तिशाली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी सबसे शक्तिशाली मिट्टी है, शक्तिशाली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे क्या है? शक्तिशाली मिट्टी है। ये भारत में जो है, ये भारत में 40% से अधिक पाया जाता है,
है ना, 40% से अधिक पाया जाता है, 40% अधिक पाया जाता है। कौन? जलोढ़ मिट्टी 40% से अधिक पाया जाता है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसमें जो है पोटास की मात्रा अधिक होती है, इसमें पोटास की मात्रा जो है अधिक होती, पोटास की मात्रा अधिक होती, पोटास की मात्रा क्या होती? अधिक होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ह्यूमस की जो है कमी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। क्या होता है? कमी होती है ना, कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये नदियों के द्वारा लाई जाती है। किसके द्वारा? ये नदियों के द्वारा लाई जाती है, ये नदियों के द्वारा लाई जाती है, नदियों के द्वारा लाई जाती है, नदियों के द्वारा लाई जाती है ना, नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें आपका चना हो गया, मसूर हो गया, मक्का हो गया, है ना, इस सब में आपका आलू हो गया, ये सब की खेती की जाती है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं चीड़ वन पाए जाते हैं ना, चीड़, पर्वतीय वनों में जो है चीड़ पाया जाता है, चीड़ पाया जाता है। नागफनी जो है ये मरुस्थलीय वन में पाया जाता है, मरुस्थलीय, है ना, मरुस्थलीय वन में पाया जाता है ना, मरुस्थलीय वन में पाया जाता है, मरुस्थलीय वन में पाया जाता है। नागफनी जो है मरुस्थलीय वन में पाया जाता है, नागफनी जिसको बोलते हैं कैक्टस, है ना, कैक्टस नागफनी मरुस्थलीय वन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पवन और उनके प्रवाह क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले जो है सुमेलित कीजिए, बोरो, बोरो कहाँ है? इटली का हो जाएगा, है ना, बोरो हो जाएगा आपका इटली का। और मिस्टल कहाँ की है? फ्रांस का, दक्षिण फ्रांस का हो जाएगा। तो एक का सी और दो का डी, एक का सी कहाँ है? नहीं है यहाँ, एक का सी यहाँ भी है, डी में नहीं है। एक का सी, अब सी में भी एक का सी हो जाएगा, दो का कहाँ? डी हो जाएगा। दो का देखिए डी कहाँ है? दो का, एक का सी ये है, दो का डी ये है, यहाँ ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। तुरंत दो ही से पकड़ा जाएगा आपका, मिलान करने वाला दो ही से पकड़ा जाएगा आपका, है ना, दो से ही पकड़ा जाएगा आपका, क्या है नहीं है। उसके बाद जो है 3 का 1 हो जाएगा, खमसिन मिस्र का हो जाएगा, हरमट्टन आपका फिर का हो जाएगा, मिला दीजिए इधर के। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र और राज्य से है ना, किसका संबंध जो है केंद्र और राज्य से है। केंद्र और राज्य से जो है ये आपका जो है सरकारियां आयोग है, और सरकारियों आयोग का जो गठन किया गया 1983 में किया गया। कब किया गया? 1983 में किया गया। सरकारियां आयोग गठन कब किया गया? 1983 में किया गया था, है ना। सरकारी आयोग किया गया था 1900 कब किया गया? 83 में किया गया। सरकारियां आयोग गठन किया गया था, है ना, सरकारी आयोग। उसके बाद जो है ठक्कर आयोग जो किया गया 1900 कब किया गया? 84 में किया गया, है ना। कृष्ण आयोग किया गया 2017 में किया गया था, है ना, 2017 में किया गया था। और ये जो किया गया मलिमत समिति ये 2000 में किया गया था, है ना, 2000 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध है? तो ये सरकारियां आयोग का आपका हो जाएगा, है ना, सरकारियां आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, संसदात्मक तथा अध्यात्मक रूप सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ये जो संसदात्मक जो है ये संसदीय प्रणाली, सबसे पहले जो है संसदीय प्रणाली ये जो है ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया था, है ना। संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से लिया गया था। तो संसदात्मक तथा अध्यात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ये जो थे विधायिका और कार्यपालिका के संबंध, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी चला जाएगा। उसके बाद राज्यसभा, सबसे पहले जो है राज्यसभा, है ना, राज्यसभा आ जाइएगा। राज्यसभा का जो गठन है ये 80 में हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 80 में हो जाएगा। और लोकसभा जो हो जाएगा, लोकसभा ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। और लोकसभा भंग जो हो जाएगा, लोकसभा भंग ये 85 हो जाएगा। और संसद का जो गठन हो जाएगा, संसद का जो गठन हो जाएगा, संसद का गठन जो हो जाएगा ये 79 हो जाएगा। संसद का गठन कितना हो जाएगा? 79। राज्यसभा 80 है, लोकसभा 81 है, लोकसभा भंग कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और लोकसभा भंग करेगा राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री
के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, है ना, सलाह पर करेगा ये। उसके बाद जो है संसद जो है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, माने उच्च सदन। राज्यसभा जो है, राज्यसभा, राज्यसभा है ना उच्च सदन है, उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन, लेकिन दूसरा है, दूसरा है। और लोकसभा जो है निम्न सदन, लोकसभा निम्न सदन, लेकिन पहला है ना, प्रथम है, ठीक है। राज्यसभा को जो है कोई भंग नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा जो है सो भंग हो सकता है आपका, है ना। तो ये आप बोल रहा है कि राज्यसभा के निम्न राज्यों में सीटों की उचित अवरोही क्रम, मतलब बढ़ते से घटते जाना है। अवरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते से घटते जाना है ना, बढ़ते से घटते जाना है। तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में आपका कितना होता है 31, महाराष्ट्र में कितना होता है 19, है ना, तमिलनाडु में कितना होता है 18, और बिहार में कितना होता है 16। तो 31, 19, 18 और 16, 31 क्या होगा 31, 19, 18, 16। तो बढ़ते से घटते जा रहा है ना, बढ़ते क्रम बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है अवरोही मतलब घटते, है ना, घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा, आरोही छोटा से बड़ा, आरोही मतलब आ रहे हैं हम, छोटा से बड़ा हो जाएगा आपका, है ना। तो आंसर क्या जाएगा, सी नंबर चला जाएगा आपका, सी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार करें विमर्श राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। इसका मतलब है राष्ट्रपति जो है संयुक्त सदन जो बुलाता है, ये संयुक्त अधिवेशन, ये 108 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन होता है ना, संयुक्त अधिवेशन है ना, संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद कितने के तहत, तो 108 के तहत जो है अधिवेशन को बुलाया जाता है ना। तो इसमें जो हम लोग बताते हैं कि विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ये जो दहेज निषेधक विधेयक कितना 1961, दहेज निषेधक 1961, आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, ग्राम सभा या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है ना, इस समिति गठन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले जो है ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 में है ना, अनुच्छेद 40 में हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में है। ग्राम सभा जो पंचायत का जो चुनाव होता है ये राज्य सरकार कराती है ना। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, है ना, 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, इतना तो अनिवार्य आपको होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है तो यहाँ पे है कि वार्ड सदस्य होना चाहिए, मुखिया उप मुखिया वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो प्रोग्राम चयनित का पदाधिकारी हो, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, ये व्यक्ति आपका सही आंसर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद, अब ये बताइए भारत में जो है, भारत में उच्चतम न्यायालय है ना, भारत में उच्चतम न्यायालय जो है इसी को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, है ना। कितने हैं, तो एक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में कितने हैं, एक हैं, और एक जो भी है ये कहाँ है, तो दिल्ली में है। और ये जो है उच्च न्यायालय जो है भारत में कितने हैं, उच्च न्यायालय भारत में जो है, भारत में 25 है, उच्च न्यायालय टोटल कितने हैं, भारत में 25 है। और सर्वोच्च न्यायालय ये उच्चतम न्यायालय ये कितने हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा सर एसएससी जीडी का सेट ऑफलाइन होता है क्या, तो पता ही करना पड़ेगा, मुझे तो मालूम नहीं है, होता ही होगा, प्लेटफॉर्म पे तो होना ही चाहिए, है ना। और एसएससी जीडी का भी वैकेंसी भी नहीं आया है, वैकेंसी अगर आ जाएगा तो ज़्यादा पता कर लीजिएगा थोड़ा, है ना। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय की जो अति किया गया तो एक है आपका, है ना, और उच्च न्यायालय जो है भारत में टोटल कितना है, तो 25 है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है,
सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है ना, गठन जो होता है ये 124 में होता है ना। और उच्च न्यायालय का गठन जो होता है, उच्च न्यायालय का गठन जो होता है ना, का गठन ये होता है 214 में। मतलब बड़ा हो जाएगा छोटा अनुच्छेद और छोटा चीज हो जाएगा बड़ा अनुच्छेद, बस जस्ट अपोजिट है ना। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये अभिलेख न्यायालय जो हो जाएगा, अभिलेख न्यायालय ये कौन सा अनुच्छेद में है, ये 129 में हो जाएगा है ना। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय हो जाएगा, ये अनुच्छेद 129 में हो जाएगा। और उच्च न्यायालय 214 में हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपका 124 में हो जाएगा। टोटल सर्वोच्च न्यायालय एक है जो दिल्ली में है। और भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय है ना। उसके न्यायाधीशों के पद नियुक्त किए जाने पर हेतु आहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। अब ये बताइए क्वेश्चन। तो कम से कम जो है 10 वर्ष तो होना अनिवार्य है ना। 10 वर्ष तक कम से कम होना चाहिए। इसको आंसर ये आपका चला जाएगा, डी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस प्रतिज्ञा आंदोलन है ना। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस प्रतिज्ञा आंदोलन ये जो किया गया था 1887 में जो शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य था है ना, उद्देश्य था क्या, ये जो जारी किया था एमजी रानाडे है ना, एमजी रानाडे है ना, एमजी रानाडे और राधाकांत राव है ना, राधाकांत राव ये दोनों मिलकर किया था है ना। और इसका काम था कि बाल विवाह को निषेध करना है ना, बाल विवाह को निषेध करना, बाल विवाह को क्या करना, निषेध करना, बाल विवाह को निषेध करना, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन करना, सती प्रथा को समाप्त करना। बताइए इसको क्या क्वेश्चन होगा, आप लोग बताइएगा इसमें। चलिए बताइएगा, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था 1887 जो किया था, ये जो किया था बाल विवाह को जो है निषेधित करना था है ना। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की प्रतिज्ञा में जो हुआ था 1887 में जो किया गया था एमजी रानाडे और राधाकांत राघव के द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका बाल विवाह को निषेधित करने के लिए है ना। उसके बाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये जो है एनएनपी बराबर जो होता है, एनएनपी बराबर जो होता है जीएनपी माइनस क्या होता है, मूल्यह्रास होता है ना, मूल्य ह्रास होता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस क्या, मूल्यह्रास। कहाँ पे है, तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा, आपका ए नंबर चला जाएगा आंसर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज चुनाव है ना, पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी है ना, अनुशंसा की थी। पंचायती राज अगर जैसे आता है तो क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति अनुशंसा किया था। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज जो किया था ये बलवंत राय मेहता समिति किया था है ना। त्रिस्तरीय पंचायती समिति जो है ये बलवंत राय मेहता समिति किया था। और अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था, ये 1877 कि 1977 बताइए आप लोग है ना। उसके बाद बताइएगा इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 34 नंबर 1977 है ना, 1977। इसको बताइएगा, ये जो दिया गया है कि किस समिति पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता को अनुशंसा किया था है ना। तो ये जो किया था अशोक मेहता समिति ने किया था है ना, अशोक मेहता समिति ने किया था। ये जो किया था 1977 ही होगा, 1977 ही होगा है ना, 1977 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है ना, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर किनके द्वारा हटाया जा सकता है ना। ये जो हटा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा है। ये आपका आंसर सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए एक जीवनदायी
होती है, यह कथन किसका? तो ये कथन आपका अरविंद घोष का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कथन आपका अरविंद घोष का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCG रोड से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, बी नंबर। ये सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इलाके में उच्च क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल होता है? कौन सा क्षेत्र में? तो ये जो क्षेत्र होता है ये कच्छ के रण होता है और ये गुजरात में पाया जाता है ना, गुजरात में है। कच्छ के रण जो है गुजरात में पाया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि गंगोत्री है ना, गंगोत्री जो है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए ध्यान से, कौन सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन बताना आप लोग का है ना। ये क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है ना। सियाचिन ये काराकोरम, ये चेमा युंगडुंग ये तिब्बत सही है। जेमू ये हिमाचल प्रदेश नहीं, ये हिमाचल नहीं, ये सिक्किम में है, ये सिक्किम है ना, सिक्किम। ये आपका कहाँ हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो ये आपका क्या? ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ज्वार। एक ज्वार होता है, एक भाटा होता है, ठीक है। ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा जो है अमावस्या और पूर्णिमा को ज्यादा लेता है समुद्र में, जो लहर जो चलता है वो समुद्र में ज्यादा होता है ना। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो है समुद्र में ज्यादा लहर तो होता है, ये अमावस्या और पूर्णिमा है ना। अमावस्या अमावस्या है ना, अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा को जो है ज्वार भाटा ज्यादा उत्पन्न लेता है ना। इसीलिए जो है इसको समुद्र में जो है अमावस्या और पूर्णिमा को स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। ज्वार जो है, ज्वार जब लहर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो ज्वार कहलाता है, और नीचे गिरने के बाद पीछे अगर हटता है तो उसको भाटा बोला जाता है ना, उसको भाटा बोला जाता है। ज्वार जो है जब लहर नीचे से ऊपर उठता है और ऊपर से नीचे गिरने के बाद उसको ज्वार बोलते हैं, और भाटा जो है उसके पीछे घसकने के बाद जो है उसको भाटा बोला जाता है ना। और दोनों में अंतर जो होता है 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट का होता है, 12 घंटा 26 मिनट का होता है। 12 घंटा 26 मिनट, कहीं आपको मिल सकता है 13 घंटा 20 मिनट भी, लेकिन आंसर आपका 12 घंटा 26 मिनट ही होगा। 12 घंटा 26 मिनट ही आंसर होगा आपका, है ना। तो ये जो बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य के बारे में बता रहा है कि असत्य के बारे में बताना है ना। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, एकदम बिल्कुल सही है, ये तो होता ही होता है ना। उसके बाद निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहते हैं, एकदम बिल्कुल सही है, निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बसंत ज्वार आते हैं, बिल्कुल सही है ना। और जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो ऊंच ज्वार होता है, नहीं, ये गलत आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा सही, है ना। डी नंबर चला जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यारडंग। यारडंग बनने का प्रमुख कारण क्या है? यारडंग जो बना जाता है ये अपर्दन के द्वारा होता है। अपर्दन होता है मतलब क्या? पानी का कटाव, है ना। नदी में पानी जाता है तो मिट्टी का कटाव जो करता है धीरे धीरे बढ़ते चलता है, यही हवा का अपर्दन, क्या होगा? हवा का अपर्दन हो जाएगा। आपका आंसर नंबर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वन, है ना। वन, वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य के बारे में चर्चा करना है। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय वन नीति, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय वन नीति, है ना। वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो लाया गया था 1952, है ना, 1952 में। और इसको संशोधन जो किया था, संशोधन जो किया गया था 1988, संशोधन कर दिया गया था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति जो लाया गया था 1952 में, इसको संशोधन किया गया था 1988 में किया गया था संशोधन। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में बताना है। किसी वन में पेड़ वनस्पति को सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, किसी वन में झाड़ियों वनस्पति उससे निचली परत बनाती है। वन जलवायु चल चक्र गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वन मृदा का अपर्दन को रोक सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका? असत्य आपका क्या? किसी वन में झाड़ियों वनस्पति सबसे निचली परत बनाती है,
यही आपका जो है असत हो जाएगा। 44 नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्पोरोजोइड जो संक्रमण का कारण है, जब मादा एनोफिलिज मच्छर एक इंसान को काटता है तो क्या बनता है ना। मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से होता है ना मलेरिया। और ये प्रोटोजोआ होता है, मच्छर जो होता है प्रोटोजोआ, है ना। मलेरिया जो बीमारी होता है प्रोटोजोआ का इसका नाम है। तो ये जो होता है ये मच्छर के लार ग्रंथियों के द्वारा होता है, मच्छर के लार ग्रंथियों के द्वारा होता है ना। मच्छर के लार ग्रंथियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में किस टीवी रिमोट का नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है अवरक्त किरणें, है ना। ये अवरक्त किरणें किया जाता है। कौन सा किरण? अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट में जो होता है आपका अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। उसके मोटर, कार, बैटरी, सबसे पहले बैटरी जो है, बैटरी जो चेंज करता है, बैटरी ये रासायनिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को किस में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो बोल रहा है विद्युत मोटर कार में बैटरी संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? बोलता समान 12 वोल्ट की होती है, एकदम बिल्कुल सही है। बोलता जो है 12 वोल्ट की होती है। इसमें कैथोड और एनोड आता है। कैथोड आपका ऋण हो जाएगा, एनोड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इसमें जो है दो ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव, एक ऋण ध्रुव होता है ना। ऋण ध्रुव होता है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है। इसको ऋण ध्रुव को माइनस बोलते हैं और धन ध्रुव को प्लस बोलते हैं। एनोड बोलते हैं, इसको एनोड भी बोल सकते हैं, एनोड बोलते हैं। इसको कैथोड भी बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। ठीक है, तो 12 वोल्ट होता है, ये तो सही आपका है। प्रयुक्त विद्युत अपघटन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोग होता है? नहीं, H2SO4 होता है। H2SO4 होता है इसमें। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, अम्लों का राजा, है ना। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। उसके इलेक्ट्रोड शीशा और जस्ता का रहता है? नहीं, गलत। इलेक्ट्रोड शीशा और जस्ता नहीं है, कॉपर और जस्ता का रहता है ना। कॉपर रहता है, जिंक का रहता है, फिर किसी का कार्बन का भी रहता बना हुआ रहता है ना। कार्बन का बना हुआ रहता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है? नहीं, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, धारिता को जो है एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। तो आपका 1 और 4, 1 4 कहाँ पे? डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका, है ना। धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराडे होता है। धारिता का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक ये आपका फैराडे होता है। एसआई मात्रक क्या होगा? मात्रक फैराडे हो जाएगा, फैराडे, है ना। 1 फैराडे बराबर जो हो जाएगा 96,500 कूलम हो जाएगा। 96,000 क्या हो जाएगा? 500 कूलम हो जाएगा। 96,500 कूलम हो जाएगा, है ना। 96,500 कूलम हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि गैस का आयतन घटकर मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, है ना। विशिष्ट ऊष्मा का मान जो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसका कोई चेंजेबल नहीं होगा आपका, है ना। ये कोई चेंजेबल नहीं हो सकता है। यदि गैस का आयतन घटकर मूल आयतन का आधा हो जाता है तो इसमें कुछ नहीं होगा। और सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है वो एकदम प्रेशर पर भरा जाता है ना। और गैस जो है एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी गैस, है ना, इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। इसमें मिथाइल मरकेप्टन मिला दिया जाता है। मिथाइल मरकेप्टन इसमें मिला दिया जाता है। इस गैस में जो है मिथाइल मरकेप्टन मिला दिया जाता है ताकि पता चले व्यक्ति को कि गैस लीक कर रहा है ना, गैस लीक कर रहा है। तो ये आपका एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। पेट्रोलियम गैस हो जाता है ना, गैस हो जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाता है। तो ये जो अपरिवर्तित रहता है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, है ना। सही कथन का चेंज करना है। इसमें सही कथन चेंज करना है ना, चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है? नहीं, वाष्पन कहलाता है। वाष्पन आपका होगा द्रव से वाष्प में जाना, द्रव से वाष्प में जाना, है ना, जाना। ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है ना, वाष्पीकरण कहलाता है।
ठोस से द्रव में जाना, ठोस से द्रव में जाना, ये गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो गलनांक कहलाया जाएगा। उसके बाद द्रव से ठोस में आना, द्रव से ठोस में आना, ये हो जाएगा संघनन हो जाएगा। द्रव से ठोस में आना क्या होगा? संघनन हो जाएगा। द्रव से ठोस में आना संघनन आ जाएगा। ठोस से गैस में जाना, ठोस से गैस में जाना, ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, है ना। और गैस से ठोस में आना, गैस से ठोस में आना, गैस से ठोस में आना, ये हो जाएगा आपका निक्षेपण हो जाएगा। निक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्षेपण, रिवर्स सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन हो जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा। इसमें आप क्वेश्चन बताइए कौन सा कथन चयन कीजिए, तो ये तो होगा नहीं। पहला बात है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण व्युत्क्रम को ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिल्कुल सही आपका ये आंसर चला जाएगा। क्या नंबर चलाएगा? 49 के बी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गन्ना किसानों को गन्ने की फसल में दिखेगा, है ना। मोटा तना, लंबे इंटरनोड्स, उच्च शर्करा सामग्री एवं रोग प्रतिरोधी, ये आपका आंसर जाएगा। क्या जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों को प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में क्या आता है? रात्रि में कौन किया जाएगा? तो अवरक्त तरंग किया जाता है। रात्रि में ज़्यादा कोहरा को प्रवेश करता है ना, कोहरा को ज़्यादा भेद करता है। अवरक्त तरंगे जो है ये अवरक्त तरंगे का है ना। उसके बाद जो है निम्नलिखित कौन सा उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जो अम्लीय, अम्लीय एवं क्षारीय, क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना। अम्लीय एवं क्षारीय गुण दोनों प्रदर्शित करता है, दोनों प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करता है। उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है, उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो अम्लीय क्षारीय कौन प्रदर्शित करता था? BeOH के होल 2 करेगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फंगस और बैक्टीरिया जैसे अपघटक है, फंगस और बैक्टीरिया जैसे अपघटक है, ये जो है आपका क्या? परपोषी और मृतोपोषी, है ना। परपोषी और मृतोपोषी। तो आपका क्या जाएगा आंसर? 2 और 3 कहाँ पे? 2 और 3 ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 53 के क्या होगा? C नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले कण के मामले में समय आपका T दिया है, विस्थापन D दिया है, विचरण किसमें सही प्रदर्शित करता है? अब ये फिगर जो 4 को दिया गया है इसमें किसमें सही प्रदर्शित करता है ये बताना है हमको, है ना। सबसे पहले विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु, है ना, प्रारंभिक बिंदु, बिंदु और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, है ना। विस्थापन जो है प्रारंभिक बिंदु और क्या चीज? अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, है ना। प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु हो जाएगा, है ना, अंतिम बिंदु हो जाएगा। ये न्यूनतम लंबाई को जो है, न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। अब विस्थापन जो होता है ये सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है ना, सदिश राशि। इसका SI मात्रा क्या होता है? SI यूनिट हो जाता है, मीटर हो जाता है ना। ये सदिश राशि है, इसका SI मात्रा मीटर हो जाएगा। और ये प्रारंभिक बिंदु और न्यूनतम बिंदु की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन बोला जाता है। इसका मान जो होता है धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये कुछ भी हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी ये हो सकता है ना। ये जो है अब ये बताइए फिगर में जो बोल रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मूर्ख से गिरने वाले कण मामले में समय T आपका दिया गया है, समय आपका टाइम दिया, विस्थापन आपका D विस्थापन दिया गया है। तो किसमें सही प्रदर्शित करता है? तो ये बताइए आप, इसका समय के साथ ये क्या हो रहा है आपका? जा रहा है आपका। तो ये आपका केस तो आपका 1 ही नंबर हो जाएगा आपका, है ना। ये आपका 1 नंबर पोजीशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है इसके बताना है, सत्य के बारे में बताना है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है ना। बताइए 55 नंबर का जवाब दीजिए, कोई भी 55 नंबर का जवाब दे सकते हैं आप लोग, है ना।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है ना? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के एक के वर्ग में समतलीय ज्यामितीय समझा सकता है, बिल्कुल सही है। संकरित कक्ष शुद्ध कक्षों की अपेक्षा प्रबल बंध बनाते हैं, बिल्कुल सही है। विहित कैनिलिका संरचनाओं की परमाणु व्यवस्था के अंतर नहीं होता है, बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिक होने का कारण NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है ना? यही कथन आपका सत्य नहीं है, आपका 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट है पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी बराबर होती है संगलन की एंथैल्पी प्लस वाष्पन की एंथैल्पी। सबसे पहले जो है पदार्थ के, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की 5 अवस्था होती है ना? 5 अवस्था होती है ना? 5 अवस्था होता है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। अगर मुख्यतः अगर बोला जाए तो ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। इसी अगर बोलेगा कि पदार्थ की कितने अवस्था होते हैं तो बोले मारिएगा 5 अवस्था है, और मुख्यतः अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा कितना? आपका 3 अवस्थाएं होते हैं, है ना? प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है, तापमान प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है ये 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये ठंडा पदार्थ हो जाएगा आपका, है ना? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 1 नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल और कारों के बॉल बेरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? साइकिल और पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श की वास्तविक क्षेत्र बढ़ाता है? नहीं, ये गलत है ना? पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावित क्षेत्र बढ़ाता है? गलत है। पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावित क्षेत्र को क्या करेगा? घटाता है। ये आपका C नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर आपको जो है सो विचार करना है ना? इसको विचार करना है कि 100 डिग्री C पर भाप तथा 100 डिग्री C पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होता है? नहीं, गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता आपका। 100 डिग्री C जो है भाप, 100 डिग्री C उबलते जल में गुल की ऊष्मा का समान है, गलत है आपका। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा जलन की वाष्प गुप्त ऊष्मा की क्या होता है? बराबर होता है, ये भी गलत आपका, बराबर नहीं होता है। वातानुकूलन के कक्ष वायु के वाष्पीन कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निःसरण होता है। ये आपका सही, ओनली 3 नंबर सही है। आंसर कहाँ जाएगा? D नंबर चला जाएगा आपका। अब गुप्त ऊष्मा में जो है गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है ये जूल प्रति kg होता है ना? जूल प्रति। और विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? ये जूल प्रति kg प्रति केल्विन, जूल प्रति kg प्रति केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अभिक्रिया में विषय में कथन सही बताइए। तो कथन सही जो है 4Es + 3O2G तो 2Fe2O3G है। इसमें सही कथन को बताना हमको है ना? तो ये जो है अभिकर्मक में लोहे और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद में लोहे और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान अंतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। एकदम बिल्कुल सही है, यही तो आपका सही है जी, 1 नंबर ही सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक महिला का संसद देते मेहुल ने कहा वह मेरी पत्नी के पिता की इकलौती रीजनिंग हो जाएगा ये आपका। सरल आवर्त गति, सबसे पहले जो है सरल आवर्त गति ये T बराबर 2π√L/G होता है ना? सरल आवर्त गति में जो है ये T बराबर 2π√L/G होता है। इसमें बोला सरल आवर्त गति गतिशील कण त्वरण माध्य स्थिति पर क्या होगा? आप बोले त्वरण जो है जब सरल लोलक आवर्त गति कण जब अपने मध्य स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। समझ गए होंगे आप लोग? जब सरल लोलक आवर्त गति काल अपने माध्य स्थिति से गुजरता है, अपने मध्यमान गति से गुजरता है, मध्यमान गति से गुजरता है, गति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई
कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई बल कार्य नहीं करता है ना। तो उसमें जो है त्वरण जो होता है शून्य हो जाता है। त्वरण जब शून्य होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाता है। त्वरण और इसी ऊर्जा शून्य हो जाता है। और वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम, वेग और गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, मतलब अधिकतम हो जाएगा। जब सरल लोलक आवर्तकाल अपने मध्यमान इसी से गुजरेगा तो उसमें त्वरण आपका जो है शून्य हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, वेग और गतिज ऊर्जा दोनों आपका अधिक हो जाएगा। जब सरल लोलक आवर्तकाल अपने अंत बिंदु से गुजरेगा तो उसमें जो है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वहां पर बल कार्य करेगा और त्वरण आपका अधिकतम हो जाएगा, इसी ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा और गति ऊर्जा आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा वहां पे, है ना। तो इसमें आंसर आपका क्या जाएगा, तो बी चला जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कारण निर्मित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेसाल्ट लावा, है ना, बेसाल्ट लावा जो होता है ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से, है ना, काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी को हम लोग ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी ही बोला जाता है ना। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगुर मिट्टी ही बोला जाता है। तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है तो रेगुर मिट्टी बोला जाता है। तो भारतीय मिट्टियों में कौन से बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है, तो क्या हो जाएगा, तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। और रेगुर मिट्टी को ही बोला जाता है काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी बोला जाता है। इसी में कपास की खेती होती है ना, कपास की खेती होती है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी तो सबसे शक्तिशाली मिट्टी हो जाएगा आपका, शक्तिशाली मिट्टी हो जाएगा, ये सब बता चुके हैं, है ना, ये सब शक्तिशाली मिट्टी हो जाएगा आपका। लाल मिट्टी आपका ज़्यादा जल सोखता है, इसमें आपका जो है भूमि फसल जो है इसमें बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों का अत्यधिक, है ना, जीवों का अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइए। क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग जल्द से जल्द, है ना। ये जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, ये जो आपका है उत्परिवर्तन, है ना, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था हुंगहो डी ब्रिज, हुंगहो डी ब्रिज दिया था। किसने दिया था, हुंगहो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ सूची 1-2 कांसा, आप ये बताइए कांसा किसका मिश्रण है। कांसा जो मिश्रण है, कांसा आपका तांबा और टीन का मिश्रण हो जाएगा। कांसा किसका हो जाएगा, तांबा और टीन का मिश्रण हो जाएगा। पीतल किसका हो जाएगा, तांबा और जिंक का हो जाएगा, है ना, तांबा और जिंक का हो जाएगा। उसके जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकेल हो जाएगा, तांबा जस्ता निकेल हो जाएगा। मुद्रण धातु सीसा टिन एंटीमनी हो जाएगा। तो आप मिला लीजिए इसको, सबसे पहली बात है कांसा हो जाएगा तांबा टिन, तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 आपका यहाँ पर है, बाद बाकी कहीं नहीं है, 1 का 4, है ना। उसके बी का आपका पीतल, तांबा जस्ता हो जाएगा पीतल, पिताजी, है ना, 3 हो जाएगा आपका, सही है। उसके बाद जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकेल हो जाएगा, है ना, तांबा जस्ता निकेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर कहाँ जाएगा, बी नंबर में आपका आंसर चला जाएगा आपका आंसर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल, जो हम लोग सेंट मारते हैं, बॉडी का स्प्रे जो मारा जाता है, वो जो बोलता है ये किस पर काम करती है ना, किस पर काम करता है। केशिका क्रिया, पास्कल नियम, उपयुक्त में से सभी, बर्नौली सिद्धांत, ये जो करता है
बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या करता है? बर्नौली का सिद्धांत बोलता है जहां दाब अधिक वहां वेग कम, जहां दाब अधिक वहां वेग कम। छप्पर का उड़ना, ये क्या है? बर्नौली का सिद्धांत है। छप्पर का उड़ना क्या है? बर्नौली का सिद्धांत हो जाएगा, है ना। फुहारा, जैसे कोई तालाब है, पोखर है या गड्ढा बना हुआ, उसमें पानी है भरा हुआ, और एक प्लास्टिक का गेंद जो उसमें डाल दीजिएगा, फोर्सिंग जब मारेगा उसमें तो गेंद जो है सो कभी नहीं डूबेगा उसमें, है ना। तो ये बर्नौली का सिद्धांत है ना। बर्नौली का प्रमेय के अनुकूल होता है। जहाँ छप्पर उड़ना, जहाँ दाब अधिक वहाँ वेग कम, जहाँ वेग कम वहाँ दाब अधिक। ट्रेन जब आता, प्लेटफॉर्म व्यक्ति रहता खड़ा हुआ, ट्रेन जब आता उधर से स्पीड से आता तो बोलता कि आप लोग साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, है ना। तो वहाँ पर जो है हमारा वेग वहाँ पर जो है कम रहता है, दाब वहाँ कम रहता है, गाड़ी का वेग ज़्यादा रहता है, इसलिए खींचने की संभावना ज़्यादा रहेगा। अगर व्यक्ति को वहाँ अगर बांध दिया जाए, खुट्टा में अगर बांध दिया जाए और ट्रेन कितना स्पीड से अगर आएगा तो नहीं खींच पाएगा वो, इसलिए कि मेरा दबाव ज़्यादा है और गाड़ी का वेग कम जाता है ना। तो अब पूछेगा यहाँ, तो आपका आंसर तो ये चला जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत हो जाएगा, है ना। बर्नौली का सिद्धांत हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी होता है हाफ रो जी एच, है ना, हाफ रो जी एच, हाफ रो जी होता है बर्नौली का। अब बोलेगा बर्नौली का सिद्धांत जो है, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप चल जाइएगा। आनुवांशिकता शब्द जो है ये जो दिया था, है ना, आनुवांशिकता शब्द जो है वाटसन, आनुवांशिक शब्द जो है 1905 में दिया था, है ना, 1905 में दिया था, वाटसन क्रिक ने दिया था, है ना। आनुवंशिकता सिद्धांत का जो वाटसन क्रिक ने दिया था ये 1905 में दिया था, यही गढ़ा था आनुवांशिकी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आनुवांशिकी हो जाएगा, आनुवांशिकी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती? डॉट प्रति इंच, डॉट पर इंच से। ये तो रिपीट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका सेट नंबर 13 में हो जाएगा, डॉट प्रति इंच, है ना, डॉट प्रति इंच हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन जो होता है सर्वाधिक होता है? अब ये बताइए, धान जो है, धान ये जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, जुलाई में बोया जाता है, और जो है काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर, है ना, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर से काटना स्टार्ट हो जाता है। धान कौन फसल है? तो धान आपका खरीफ फसल हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। धान कौन फसल हो जाएगा? खरीफ फसल। धान कौन सा फसल हो जाएगा? तो खरीफ फसल हो जाएगा। धान कौन सा फसल हो जाएगा? खरीफ फसल। ये खरीफ फसल हो जाएगा, खरीफ फसल। धान जो है खरीफ फसल हो जाएगा, है ना, धान खरीफ फसल। रबी फसल क्या है? रबी फसल जो है, रबी फसल जो होता है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में क्या करता है? मार्च अप्रैल काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में जो है काट लिया जाता है। रबी फसल में गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, है ना, ये सारा जो है आपका काट लिया जाता है। तो बिहार के किस जिले में धान के उत्पादन सर्वाधिक होता है? और धान का कटोरा बोला जाता है बिहार के किस जिले को? धान का कटोरा, धान का कटोरा ये रोहतास को बोला जाता है। धान का कटोरा रोहतास को बोला जाता है। धान का कटोरा जो है रोहतास को बोला जाता है ना। तो ये जो होता है ये आपका रोहतास बोला जाता है ना। धान का उत्पादन होता है रोहतास में होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रेशमी वस्त्र का जो उत्पादन होता है ये भागलपुर, है ना। भागलपुर को जो है, भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से आता है। भागलपुर को सिल्क सिटी, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर हो जाएगा आपका, है ना, रेशमी वस्त्र के उत्पादन भागलपुर हो जाएगा, सिल्क सिटी। उसके बाद जो है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन की किसमें दिखता है? त्रुटिपूर्ण, तो ये जो दिखता है एनीमिया, माने रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है ना, जो अरक्तता जिसको बोला जाता है। तो दात्रा कोशिका क्या? अरक्तता,
आपका आंसर क्या जाएगा, ये चल जाएगा। हीमोफीलिया जो होता है ये आनुवांशिक रोग है, ये आनुवांशिक रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक रोग हो जाएगा। इसमें अगर रक्त अगर कट जाएगा ना, अगर ब्लड अगर मान लिया कहीं शरीर में कट गया तो ये जो है ब्लड रुकता जल्दी नहीं है, ये आपको उपचार करना बहुत जरूरी है। हीमोफीलिया और सीबी जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, सीबी बीमारी जो है ये भी आपका जो है आनुवांशिक ही रोग है सीबी। इसमें लाल और हरा रंग पहचान में नहीं रहता है, लाल और हरा रंग पहचान नहीं आता है सीबी कलर ब्लाइंडनेस। इसी का नाम है डाल्टोनिज्म रोग, डाल्टोनिज्म रोग है ना, डाल्टोनिज्म रोग, डाल्टोन रोग बोला जाता है, डाल्टोनिज्म रोग कहा जाता है, आनुवांशिक रोग हो जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को मिला था। ये मिला था आपका क्या, उत्तर प्रदेश को मिला था। ये प्रयाग महाकुंभ के शुभ अवसर पर मिला था इसको, कुंभ मेला। और कुंभ मेला जो चला था 13 जनवरी से लेकर कितना 26 फरवरी तक चला था। 13 जनवरी से कितना तक, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चला था, है ना, 26 फरवरी तक चला था, 26 फरवरी तक चला था कुंभ मेला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सत्र के अध्यक्ष किसको नामित किया गया है ना, किसको नामित किया गया था। ये किया गया था एनालेना बेयरबॉक, एनालेना बेयरबॉक। करंट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, है ना। चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब जो जीता था किसने जीता था, दिया चितले जीता था। कौन, दिया चितले जीता था, दिया चितले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना, और नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और थल सेना जो मनाया जाता है, थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्लैग अभ्यास 10 संस्करण में शामिल हुए। यह अभ्यास कहाँ किया गया था, तो यह अभ्यास जो किया गया था यूएई में किया गया था। कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ाने के भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया था। भारत दर्शनी जो है ये आपका जो है कहाँ किया गया था, लॉन्च किया गया था, है ना, इसको बताइएगा आप लोग। ये जो किया गया था कहाँ किया गया था बताइएगा। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को कहाँ लॉन्च किया गया था। ये किया गया था आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया गया था, है ना, महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के लिए, ध्यान दीजिएगा, गणित के लिए सबसे पहले गणित में जो है एबेल पुरस्कार दिया था। एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, है ना, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार। गणित के लिए 2025 में एबेल पुरस्कार विजेता बने थे कौन, मासाकी काशिवारा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन 82 रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, C नंबर होगा आपका, है ना। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कौन से शहर यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है ना। कौन से शहर को जो है वेटलैंड सिटी, अभी रामसर साइट आपका 91 हो गया है जुलाई 2025, है ना, 2025 जुलाई 2025 के अनुसार, है ना, रामसर साइट 91, है ना, 91। ये तो बढ़ते जाता है ना, जुलाई अभी भी हो सकता है बढ़ गया होगा, जुलाई 2091 हो जाएगा। तो ये जो आपका दिया गया यूनेस्को में, ये इंदौर को भी शामिल किया गया है और उदयपुर को भी शामिल किया गया है यूनेस्को में, है ना, यूनेस्को में। तो ये आपका क्या जाएगा, 1 से अधिक चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फीडे जो होता है देखिएगा, फीडे विशफ चेकमेट, है ना, फीडे विशफ चेकमेट, ये शतरंज खेल का शब्दावली है, शतरंज खेल का शब्दावली है, शतरंज खेल का शब्दावली है। तो ये जो बोल रहा है 2025 का खिताब किसने जीतकर जो है इतिहास रचा था, कौन जीता था, ये दिव्या देशमुख जीता था, है ना, दिव्या देशमुख, है ना, दिव्या देशमुख जीता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रिफिन वस्तु के बारे में सही कथन चुनिए, है ना। ग्रिफिन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका है कि ग्रिफिन जो है
ग्रिफिन वस्तु के बारे में सही कथन चुनिए। दाम बढ़ने पर मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। यही तो सही है जी। ग्रिफिन का मतलब है कि दाम बढ़ने पर जो है इसका मांग भी क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? कौन सा मुद्रा का उप बाजार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये मांग मुद्रा, ये जो मांग मुद्रा कॉल मुद्रा जो है ये आपका जो है नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि देश की भुगतान शेष इकोनॉमिक पूंजी शून्य है तो भुगतान से संतुलन होगा, भुगतान से असंतुलन होगा, भुगतान से घाटा होगा। इसको बताइए आप लोग क्या है? इसका आंसर जवाब दीजिएगा। इसको बताइएगा कि यदि देश के भुगतान शेष में इकोनॉमिक पूंजी शून्य है तो ये जो होता है भुगतान शेष में क्या होता है? संतुलन होता है। भुगतान शेष में क्या होता है? संतुलन होता है। उसके बाद बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय योजना में जो मिलता था, देखिए क्या उद्देश्य क्या है? गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था? नहीं, गलत। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था? नहीं, गलत। चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित? बिल्कुल सही है। यही तो अंत्योदय योजना में दिया जाता था, है ना। सरकारी हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को समस्त खाना उपलब्ध कराना? गलत। ये आपका आंसर कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा अंत्योदय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है ना। बिहार सरकार की जो है युक्ति योजना का क्या उद्देश्य है? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। सुरक्षित गर्भपात की क्या? सुरक्षा प्रदान करना। आपका ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला एडी कैंप चयन किया गया। बहुत बढ़िया करंट ये है। ये करंट जो है बहुत हैवी करंट है, बहुत अच्छा करंट ये दिया गया है कि प्रथम महिला एडी कैंप चुनी गई। ये मनीषा पाढ़ी को चुनी गई थी। किसको? मनीषा पाढ़ी को चुनी गई थी, है ना। उसके बाद डिजिटल नियमों में बढ़ते बदलाव को चलते हुए किस कंपनी ने भारत में अपना काम जो है सो बंद कर दिया था? ये जो किया था याहू, है ना, yahoo.com, है ना, याहू किया गया था, इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गूगल एक सर्च इंजन है ना। गूगल जो है एक सर्च इंजन है। गूगल जो है सर्च इंजन है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? ये गूगल के द्वारा जो है ये चलाया गया था, इंटरनेट साथी चलाया गया था। और इंटरनेट का आविष्कार जो हुआ था, इंटरनेट, है ना, इंटरनेट का आविष्कार जो हुआ था ये आपका 1995 में किया गया था। इंटरनेट का 1995 में हुआ था इंटरनेट का आविष्कार, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया था? कौन सा मंत्रालय जो किया था वेब पोर्टल? ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही किया था। वेब पोर्टल जो किया था ये पर्यावरण जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्रालय ने किया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आकाश जो थे, ध्यान दीजिएगा, जी आकाश ये 66वें ग्रैंड मास्टर 66वें ग्रैंड मास्टर बने और ये तमिलनाडु के हैं। ये कहाँ के है? तमिलनाडु का है। 66 जी आकाश जो है ये शतरंज खिलाड़ी है। ये शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है, शतरंज खिलाड़ी सब पूछता है क्वेश्चन। जी आकाश जो है शतरंज खिलाड़ी है। ये 66वें ग्रैंड मास्टर बने, है ना। सूरज कुमार 84 का ए होगा। अच्छा देखते हैं। उसके जी आकाश जो है 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। और ये जो है आपका कहाँ के थे? ये तमिलनाडु के थे, है ना। ये जो थे कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, है ना, तमिलनाडु के थे। ये शतरंज खिलाड़ी है। जी आकाश शतरंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 95 में जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन होगा? है ना, अशोक का जो है ये बताइएगा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन होगा? है ना। तो सबसे बड़ा स्तंभ लेख जो है 7वां स्तंभ लेख है ना। सबसे बड़ा स्तंभ लेख जो हो जाएगा, बड़ा स्तंभ लेख जो हो जाएगा, स्तंभ लेख ये हो जाएगा आपका 7वां हो जाएगा। और छोटा जो हो जाएगा रोमनदेही हो जाएगा, ये नेपाल में है, ये नेपाल में पड़ता है ना, छोटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर सही है बी नंबर।
उसके बिहार के किस स्थान पर यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई थी? बिहार के किस स्थान पर जो है यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई थी, है ना? बिहार के किस स्थान पर यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई थी? यक्ष प्रतिमा, है ना? तो यक्ष प्रतिमा जो हुआ था ये दीदारगंज, है ना? दीदारगंज, 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 दीदारगंज जो पड़ता है पटना के नजदीकी पड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट में आपका है, पटना के नजदीक में पड़ता है ना दीदारगंज। पटना सिटी से मस्त 3-4 किलोमीटर आगे है ना? तो देखता क्या आंसर जाएगा आपका? पटना। और ये जो है गंगा नदी के किनारे इसको खोजा गया था, है ना, यक्ष प्रतिमा। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? ये जो जारी करता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? ये जो करता है नीति आयोग करता है ना? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन जो किया गया था, नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015, है ना? 1 जनवरी। और योजना नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी। और अंतिम अध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष, है ना, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, योजना आयोग के। उसके बाद जो है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नीति का। 98 में बोलता है IRDAI का यानी इरडा का वर्तमान में प्रमुख कौन है ना? कौन प्रमुख हो जाएगा? तो ये इरडा का जो है ये आपका कौन हो जाएगा? अजय सेठ होगा, है ना, अजय सेठ हो जाएगा। उसके बाद भारत के पहले PM मित्रा पार्क, PM मित्रा पार्क, PM मित्रा पार्क का निर्माण जो कहाँ किया गया था? PM मित्रा पार्क का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिला भैंसोला गांव, भैंसोला गांव, है ना, भैंसोला गांव में किया गया था। ये जो PM मित्रा पार्क का जो निर्माण किया गया था मध्य प्रदेश के धार जिला भैंसोला गांव में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? 1। उसके लास्ट क्वेश्चन आपका है ना, लास्ट क्वेश्चन आपका 100 में है कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 कहाँ किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये जो सभा जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? बताइए इसको, है ना, इसको बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग दीजिए। ये जो किया गया था 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2025 का जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? ये जो किया गया था ये नई दिल्ली में किया गया था, है ना, नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली। उसके 84 क्वेश्चन का क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता था? दिव्या देशमुख, यही तो जीता था। ठीक तो है, सही है। चलिए आज का जो है यहाँ तक आपका सेट नंबर आपका 16 तक हो चुका है ना। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।